नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी जिंदगी में कई बार हम खुद को एक मुश्किल घड़ी में पाते हैं। कई बार हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि वह सही है या गलत। क्या उस फैसले का परिणाम हमारे जीवन में खुशियां लाएगा या मुसीबत? लेकिन कई बार हमारे पास सही निर्णय लेने की सुझाव नहीं होते और हम जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं, और उन फैसलों की वजह से हमारी जिंदगी सुखमय हो सकती है या फिर हमारी जिंदगी नरक से भी बढ़कर हो सकती है। इसलिए सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक है। तो चलिए आज की इस बोध कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जीवन में सही फैसले कैसे लिए जाएं, और यह भी कि सही निर्णय लेने का तरीका कौन सा है। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु निवास कर रहे थे, जिन्हें सभी जगहों पर उनके ध्यान के बड़े चर्चे थे। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी थे और उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते थे ताकि वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। उनके पास कोई भी कैसी भी समस्या लेकर क्यों न आए, वह समस्या का समाधान अवश्य करते थे। जब भी वह किसी की समस्या सुनते तो उस समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते, समझते, उसमें लीन हो जाते, और उसके बाद कुछ देर के लिए वह आंखें बंद करते और समस्या के बारे में सोच विचार करते, और उसके बाद उसका समाधान दे देते। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में केवल एक ही बात सोचता था, शायद इन साधु के पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिससे ये समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें वह समाधान बताते हैं। एक बार एक युवक ने उन महाराज से यह पूछ भी लिया, क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियां हैं जिसके कारण आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, या आपके पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं? उस युवक की यह बात सुनकर वह साधु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उनके कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में एक बड़ी अजीब सी घटना घटी। उस राज्य में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी जो अपने घर में अकेले ही रहती थी। उसका कोई नहीं था। उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग दूसरे नगर में काम करके पैसा इकट्ठा करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। यह बात बहुत पुराने जमाने की है, जब यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे। इसलिए वे लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। इसी कारण वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा करके अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा था और उसी पोटली में उन सबकी सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह से यदि हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो इससे हमारा धन चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा धन एक ही पोटली में रख दें, जिससे हम सब इस पर ध्यान भी दे सकें और हमारा धन सुरक्षित भी हो जाएगा। और जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम वहां पर अपना अपना हिस्सा इसमें से ले लेंगे। उन तीनों मित्रों ने युवक की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं, और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात्रि होने वाली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया, जहां पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। रात्रि का भी समय हो चुका था और उन चारों मित्रों को रात रुकने के लिए कोई ना कोई जगह की आवश्यकता भी थी। ऐसे में उन चारों ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे लोग आज रात इसी घर में ठहरें। इसलिए वे चारों लोग उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं। उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है।
और उन चारों मित्रों में से एक मित्र हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहता है, माताजी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यहाँ रास्ते में ही रात हो गई और अब हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हम आपके यहाँ पर एक रात रुकना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दूं। उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उसके बाद उन चारों मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमा दी और कहा, माताजी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इसी पोटली में रखा है और अब हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि यह हम चारों से ज्यादा आपके पास सुरक्षित होगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति से लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को लेने न आए। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, यदि तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को आपको सौंपूंगी। और वैसे भी आप लोग तो सुबह यहाँ से चले जाने वाले हैं, मैं आपको सुबह ही यह पोटली थमा दूंगी। वह धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमाकर चारों मित्र निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है और वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वह चारों उठते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन चारों नौजवान में से एक नौजवान थोड़ा सा बदमाश था। वह अपने उन तीनों मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें अच्छा भोजन खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात भर यहाँ सर छुपाने के लिए एक अच्छा मकान दिया और हमने अब तक उसके कुछ नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश नौजवान ने मन ही मन यह योजना बना ली थी कि वह किसी भी तरह से भी उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे कि तभी वह बदमाश नौजवान अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्र, मुझे जोरों की प्यास लग गई है, मैं जरा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूँ। वह बाकी मित्र भी अब काफी थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वह तीनों मित्र उसे वहां से जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही वह बदमाश उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है, वह उस बूढ़ी औरत से कहता है, माताजी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दे। इस पर वह बूढ़ी औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम्ही ने तो कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक यह पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम्ही ने तो कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक यह पोटली किसी को नहीं देनी है। तभी वह बदमाश उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, लाओ। उन तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने इशारे में उस युवक से कहा, हाँ हाँ ठीक है, ले आओ, यह देख। उस बुढ़िया को यह लगने लगा कि अब यह चारों यहाँ से जा रहे हैं और यह अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसीलिए उस बुढ़िया ने वह पोटली लाकर उस बदमाश के हाथों में रख दी और वह बदमाश उस पोटली को लेकर वहां से चला गया और बाकी के तीनों मित्र अपने खेत के काम में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वह तीनों खेत का काम करके वापस लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं,
माताजी, हमारा मित्र जो यहाँ पानी पीने आया था वह कहाँ गया? इस पर वह बूढ़ी औरत कहती है, क्या वह पानी पीने आया था? पर वह तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें थमा दे। तब तीनों बड़े आश्चर्य होकर उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, माताजी, हमने भला कब कहा वह पोटली मांगी थी? हमें तो प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी वह बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, परंतु अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। तब वह तीनों मित्र सर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माताजी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो वह अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपको कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक आपको वह पोटली किसी को नहीं देनी है। फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें आप ही की गलती है। हमने आपको उस पोटली की हिफाजत के लिए रखा था और आपने उसे एक ऐसे आदमी के हाथों में दे दिया जिसने हमारा सारा धन हमसे लूट लिया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का राजा ही फैसला करेंगे। तीनों नौजवान क्रोधित होकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उन राजा को बता देते हैं। जब वह राजा उन तीनों नौजवानों की बात ध्यानपूर्वक सुनता है तो वह तुरंत ही उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश होने का आदेश देता है। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बूढ़ी औरत को राज दरबार में पेश करते हैं। राजा भरी दरबार में उस बूढ़ी औरत को दोषी करार कर देता है और कहता है, तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ उस पोटली को लेने न आए तब तक तुम्हें वह धन किसी को नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा। तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है और राजा से मदद की गुहार लगाती है और कहती है, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ और मेरे पास इतना धन नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं इनका धन लौटा सकूं। मैं तो अकेली हूँ, बेसहारा हूँ। कृपा करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस बूढ़ी औरत की एक नहीं सुनता। वह बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। यह सोच रही थी कि आखिर में इतना धन कहाँ से लाऊं कि कैसे मैं उन लोगों का यह धन लौटाऊंगी। मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं क्या करूं? कैसे करूं? कहाँ से लाऊं इतना धन? यदि मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो मुझे राजा मार डालेगा। वैसे भी मेरी ही गलती है। जब उन चारों ने मिलकर मुझसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ न आए तब तक वह पोटली किसी को नहीं थमा नहीं है, फिर भी मैंने वह पोटली केवल उस एक व्यक्ति को थमा दी। इसमें गलती तो मेरी ही है। वह रोते रोते यह सारी बातें सोचते हुए अपने घर की ओर जा रही थी कि तभी उस बूढ़ी औरत को वही संत मिले जो उस नगर में किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता और सहजता से करते हैं। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? इस पर वह बूढ़ी औरत उस संत को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है, हे महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन चारों ने तो पहले ही कहा था कि जब तक विचारों एक साथ न आए तब तक वह पोटली मुझे किसी को नहीं देनी है। लेकिन मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर वहां से भाग गया। लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं वह सारा धन कहां से लाऊं, कैसे जुटा। मेरे पास इतना धन नहीं है और राजा ने तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे उनका धन लौटाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही
इतना सारा धन मैं कहाँ से लाऊंगी? तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं। कुछ देर के लिए आंखें बंद कर सोचते हैं, विचार करते हैं, मौन रहकर वह समस्या का समाधान निकालते हैं। और उसके बाद उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, बेटी, राजा ने फैसला किया है, वह बिल्कुल गलत है। आपने जो किया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। राजा का फैसला गलत है। उन संत के इतना कहने पर बूढ़ी औरत चुप हो गई और यह सोचने लगी कि आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा तो सभी के लिए न्याय ही करते हैं और वह कभी किसी का बुरा नहीं करते। फिर आखिर आज राजा का फैसला कैसे गलत हो गया? उन संत और उस बुढ़िया की बात आसपास के खड़े लोग, सभी लोग सुन रहे थे और वे लोग भी बड़े अचरज में थे, क्योंकि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा ने तो बिल्कुल सही फैसला लिया है। इस बूढ़ी औरत ने ही गलती की है। उन चारों का धन केवल एक ही को थमा दिया है। ऐसे में इस बुढ़िया को उनका धन तो लौटाना ही चाहिए। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में कह दो कि हे राजन, आपका फैसला गलत है। और सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला मैं करूंगा। पहले तो बूढ़ी औरत इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वह राज दरबार में जाकर राजा को यह कह सके कि राजन, आपका फैसला गलत है। लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वह वापस राज दरबार लौटी। उसने डरते हुए भरे राज दरबार में राजा से बड़ी दृढ़ता वाली आवाज में कहा, राजन, आपने जो फैसला किया है वह फैसला गलत है। इतना कहकर उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने उस बूढ़ी औरत से कहा, कौन है वह संत जिन्होंने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही निर्णय लिया है? मैं हर रोज कई निर्णय लेता हूँ, कई फैसले करता हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। यदि उन संत ने मुझे सही फैसला ना सुनाया तो उन्हें फांसी की सजा दे दूंगा। यह बात पूरे नगर में फैल गई। सब लोग यह जानने के लिए हैरान थे कि आखिर वह साधु ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जो राजा से भी उचित होगा, जिसमें सबके लिए न्याय होगा। राजा ने अपने सैनिकों को तुरंत ही आदेश दिया कि जाओ और संत को राज दरबार में लाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार वे सैनिक तुरंत ही उन संत को लेने के लिए निकल पड़े। वे लोग कुछ ही देर बाद उन संत को लेकर राज दरबार पहुंचे। राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे और सभी लोग उन संत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उन संत को देखकर राजा कहता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने फैसला किया है वह गलत है? इस बुढ़िया ने यह वादा किया था कि पोटली एक साथ उन चारों को ही दी जाएगी, तो अभी तो यह केवल 3 हैं। चौथा कहाँ है? तो इनसे कहिए कि यह लोग यहाँ से वापस जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहाँ लेकर आएं। तभी इनका धन वापस किया जाएगा। और वादा भी ऐसा ही किया गया था कि जब तक चारों लोग एक साथ न हो तब तक उनका धन उन्हें नहीं लौटाया जाएगा। और यदि यह बूढ़ी औरत इन तीनों को धन लौटा देती है तो यह बूढ़ी औरत अपना वादा तोड़ देगी और यह सही नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इनका धन लौटाया जाए तो पहले इनसे कहिए कि यह लोग जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहाँ पर वापस ले आएं। उस राज दरबार में हर कोई इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। सभी ने उन संत की बहुत तारीफ की। राजा भी उन संत के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत था। राजा तुरंत ही उन संत के सामने सिर झुका लेता है और हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हे महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है?
आखिरी बात मेरे दिमाग में आई, क्यों नहीं मैंने इस बात को इस तरह से सोचा। तभी वह साधु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, आपके पास और भी काम होते हैं, आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को न समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। आपने केवल ऊपरी तौर पर देखा, आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास तक नहीं किया। यदि आपने इस मामले की गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इसी नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते, तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्द में लेना चाहते हैं। भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों न हो, हमें तो बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। भले ही फैसला हमारे लिए आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदायक क्यों न हो, लेकिन हम तो उस मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते तक नहीं। तभी वह राजा उन संत से कहता है, हे महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति है जिससे आप सवाल करते हैं और बदले में वह आपको जवाब देती है, जिस कारण आप सटीक और सही समाधान बता पाते हैं? राजा की यह बात सुनकर संत मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, यह सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है और मैंने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। लेकिन आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप में से कई लोगों को यहाँ ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जिससे मैं कोई भी समस्या का समाधान पा सकता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सच सच बता देता हूँ, मेरे पास ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं हैं। मैं तो केवल हर मामले की गहराई तक सोचता हूँ, उस बात पर विचार करता हूँ, और जब मैं विचार करता हूँ तो मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं। और जो समाधान मेरे सामने आते हैं, मैं उन पर भी विचार करता हूँ, उनके बारे में भी गहराई तक जाता हूँ, और जब मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान यही होना चाहिए, तभी मैं समाधान उस व्यक्ति को देता हूँ ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। अब आप ही सोचिए, आप जल्दबाजी में यह फैसला लेकर इस बुढ़िया का जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देते। हमारा पूरा जीवन केवल एक फैसले पर निर्भर करता है। यदि वह फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, और यदि वह फैसला गलत निकला तो हमारा जीवन नरक से भी बदतर हो सकता है। इसलिए यदि आप सही और सटीक फैसला लेना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीखना पड़ेगा। मौन रहकर उस पर विचार करना आवश्यक है। और जब आप ऐसा करते तो आपके सामने एक ही समझ के कई सारे समाधान निकल कर आते हैं। और जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि उन फैसलों का समाधान कैसा होना चाहिए, क्या समाधान से आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। या उस समाधान पर सोच और विचार करने पर ही आप उसे समझ सकते हैं, और तभी आप यह निर्णय भी ले सकते हैं कि क्या यह समाधान उचित रहेगा या नहीं। और यह सब संभव हो सकता है यदि हम कम बोलना शुरू करें। अब पूरी तरह से मौन हो जाएं। इसका अर्थ यह है कि आप भीतर से शांत हो जाएं। और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आपका मन स्पष्ट होने लगता है, साफ होने लगता है, और आप किसी भी चीज पर सोच विचार कर सकते हैं। और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप ऊपर से भी कम बोलते हैं। और जब आप धीरे धीरे कम बोलने के आदी हो जाते हैं तो आप साफ और स्पष्ट तौर पर सोच और समझ पाते हैं। आपके विचारों में शुद्धता आ जाती है, जिससे आपको यह साफ और स्पष्ट देखने को मिल जाता है कि यह कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा फैसला गलत होगा। आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए
अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए अत्यधिक बोलते हैं और इतना बोलते हैं कि हर कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो ज्यादा बोलना ही हमारे लिए हमारा शस्त्र है, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अत्यधिक बोलकर मूर्ख बन रहे हैं। लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हमें मूर्ख समझते हैं, हमसे दूर रहने लगते हैं क्योंकि उन्हें हमारी बकबक अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आप भीतर से शांत होने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगते हैं, तो आप खुद ब खुद ऊपरी तौर पर कम बोलना शुरू कर देते हैं। इससे आपके मन में, आपके मस्तिष्क में एक साफ और स्पष्ट विचार उत्पन्न होते हैं और आप अपने आप को साफ स्पष्ट तौर पर समझ पाते हैं, देख पाते हैं। आपको कब क्या क्यों और कितना बोलना चाहिए और आपको कब कैसे क्यों किस तरह से कौन सा फैसला लेना सही है या नहीं, यह भी आप अच्छी तरह से समझ और जान पाते हैं। जब आप कम बोलना शुरू कर देते हैं, तब आपको यह बात भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगती है कि जो हम बेकार की बकबक करते हैं, उस पर हमारे शरीर की बेवजह ही कितनी सारी ऊर्जा यूं ही व्यर्थ हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसे हम चाहे तो किसी जरूरी काम में लगा सकते हैं, फैसले लेने में लगा सकते हैं, जिससे हम तनाव मुक्त रह सकते हैं और हमें अच्छी नींद भी आ सकती है। और यदि आप इसी प्रकार सोच विचार कर फैसले लेना शुरू करते हैं, तो आपका मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करने लगता है और आपका मस्तिष्क पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी आपको मैं बताना चाहूँगा। जब आप स्कूल में पढ़ते थे या फिर आज भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे होनहार होते हैं, होशियार होते हैं, वे लोग बहुत कम बातें करते हैं और अपना समय सही चीजों में लगाते हैं। वह अधिकांशत अपना समय मौन होकर ही बिताते हैं। इसी वजह से वह पढ़ाई करने में बहुत तेज होते हैं। वह जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, वह उसे याद कर ले जाते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं, यदि आप उन्हें पूरे 24 घंटे भी दे दें तो भी वह उस तरह से उन चीजों को याद नहीं रख सकते, जिस तरह से वह मौन रहने वाले बच्चे उन बातों को याद कर लेते हैं। और महान चाणक्य ने भी यही कहा है कि जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसे कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, आज तक जो भी लोग महान हैं, जो लोग भी व्यक्तित्व सक्सेसफुल बने हैं, उन लोगों की आदत बहुत कम बोलने की है। उनका पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता है और अपना पूरा समय वह अपने लक्ष्य को पाने में ही लगा देते हैं। इसलिए आपको भी यह आदत अपने जीवन में उतारनी चाहिए। और कम बोलने का अर्थ यह नहीं कि आप ऊपर से कम बोले, बल्कि आप भीतर से कम बोले। भीतर से शांत रहिए। यदि आप रोज इसका अभ्यास करते हैं, तो केवल कुछ दिनों में ही आप शांत रहोगे। क्या आपने इस कहानी से कुछ सीखा? मुझे कमेंट में बताएं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है, तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें यह सुनने की जरूरत है। धन्यवाद। दोस्तों, यदि हमारी कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसी तरह की मजेदार और रोचक कहानियों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको नई कहानियों की सूचना सबसे पहले मिले। अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।